बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मुदस्सर इकबाल हाजिर खिदमत है। हम बात कुछ करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। चीजें बदल रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग मौजूद थे आज वो नजर नहीं कहीं आ रहे हैं। तमाम लोग बहुत ही कम वक्त में 9 मई से लेकर आज के दिन तक एक लंबी फहरिस्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है, चाहे वो सिंध हो चाहे वो पंजाब हो, और कुछ नाम KPK से और बलूचिस्तान से भी सामने आ चुके हैं। ये जो सिनेरियो बदल रहा है इसमें हालात अब आगे क्या होने जा रहे हैं, क्या वाकई इलेक्शन वक्त पर होगा और PDM जिस बात पे इकट्ठी थी क्या वो चीजें पूरी होंगी, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार बद्र साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बद्र साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि तकरीबन अब 13 माह की हुकूमत आपकी जमात जिस इत्तेहाद के साथ है हो गई। नारा था आपका कि हालात बेहतर किए जाएंगे। इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई और बड़ी मुश्किलात थी, लोगों ने वेलकम भी कर लिया आपको, लेकिन 13 माह में वो कारकर्दगी, वो चीजें जिसके तसव्वुर किया जा रहा था वो हुआ नहीं। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, पर्टिनेंट है कि पीपल्स पार्टी और उसकी तमाम जमातें इकट्ठी होकर आई थी कि इन्होंने महंगाई खत्म करनी थी, लेकिन जो IMF के साथ मुआहिदा खान साहब करके आए थे और फिर जो 10 माह अपनी हुकूमत में आने के बाद ये IMF के पास नहीं गए थे, उससे चीजें इनके हाथ से निकल चुकी थी। और जब ये IMF के पास गए तो ये IMF ने एक इनसे वन साइडेड ऐसा एग्रीमेंट करवाया कि जिसकी पासदारी इस हुकूमत को भी करनी पड़ रही है, और हुकूमत की कोशिश, बारहा कोशिश के बावजूद IMF ने उस मुआहदे के ऊपर दोबारा से रिवाइज करना या रिव्यू करना मुनासिब नहीं समझा, और उसी मुआहदे की पासदारी करने के चक्कर में हुकूमत को मुश्किल फैसले लेने पड़े। और फिर इस हुकूमत के अंदर आके मुल्क के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे गवर्नेंस का चैलेंज था, बढ़ती हुई महंगाई का चैलेंज था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का चैलेंज था। तो ये सारे के सारे जो मामला थे ये आए खड़े थे, और पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो इकट्ठी थी एक के अलावा, और एक वो जो थी उसने पॉलिटिकल पूरा एक केओस में चाके रखा हुआ था। तो ये सारे चैलेंजेस को जब फेस करते, हैंडल करते, आप देखें फिर डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर कितना था कि आप लेकिन डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के अंदर थे, उसके बावजूद IMF के साथ मुआहिदा भी आपका नहीं हो पाया, तो फिर क्या फायदा हुआ? देखिए मैं ये उस टाइम पे दो रास्ते थे कि ये जितनी जमातें हैं या ये अपनी सियासत बचा लेती और मुल्क को तबाही के दहाने पे ले जाते, या ये मुल्क बचा लेते और अपनी सियासत को स्टेक पे लगा लेते। तो मैं समझता हूं इन तमाम जमातों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और अपनी इन्होंने सियासत को खराब किया है, और इन तमाम जमातों ने अपनी सियासत को स्टेक पे लगा के मुल्क और मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लिया है। और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक उसमें करीब करीब आके कामयाब भी हो गए अब तक। अब देखिए आगे जो आने वाले हालात है, जो चीजें हैं उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ रही है, बाकी चीजें, हाँ आपकी बात इस हद तक ठीक है कि अपनी सियासत तो खराब कर ली, लेकिन इसके अंदर सियासत को नुकसान पहुंचाया। लेकिन IMF के साथ जो मुआहिदा था वो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि IMF की एक के बाद दूसरे मुश्किल से मुश्किल शराइत आई जा रही है और हुकूमत उस चैलेंज को भी पूरा करती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े होपफुल है कि इस महीने के खत्म होने से पहले IMF का प्रोग्राम जो है वो किस्त आ जाएगी और प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। फिर जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर IMF के साथ प्रोग्राम में जाना है तो एक नए टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर प्रोग्राम होगा। फाइनेंशियल ईयर तो एक नई हुकूमत का होगा, तो क्या वाकई 12 अगस्त को ये हुकूमत और मुद्दत पार्लियामान की खत्म असेंबलियों की हो रही है और इलेक्शन होता नजर आ रहा है आप PDM के लिए, आपकी जमात के लिए? देखिए, हुकूमत ने अपना टाइम जब पूरा करना है तो उसके बाद एक मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और मुझे यूं लगता है कि शायद हुकूमत अपना टाइम मुकम्मल होने से पहले ही शायद असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। अच्छा। और उसमें ये कि 90 डेज का फिर टाइम पीरियड है,
और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सिलसिले में ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो इलेक्शन है वो मुकर्ररा वक्त पे होना चाहिए, ना पहले होना चाहिए ना बाद में होना चाहिए। तमाम मुल्क में जो इलेक्शन है वो सूबों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। उससे ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये नहीं होगा कि कोई एक पार्टी जीती हुई है और दूसरी को कोई टिल्ट मिलेगा या कोई दूसरी को एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाएगी। तो एक ही दिन इलेक्शन होगा, जो भी जीतेगा वो आए अपनी हुकूमत बनाए और इस मुल्क को चलाए। और आजकल जमात के हवाले से, पीटीआई के हवाले से तो कहा जा रहा है कि उस पर तो टूट फूट हो रही है, लोग छोड़ रहे हैं, बहुत से वजूहात हैं, प्रेशर हैं। तो फिर जब वो जमात ही नहीं रहेगी तो अब तो आप फिर आपस में इलेक्शन लड़ेंगे। क्या इलेक्शन का होगा? अभी आप मिलकर हुकूमत में हैं, तो मिलकर इलेक्शन लड़ने का कोई फैसला किया जा रहा है? देखिए, मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि इलेक्शन हमने तीर के निशान पे लड़ना है। और अगर बाज़ सीटों पे बाज़ जगह कोई कोलिशन या कोई अलायंस के साथ भी लड़ना पड़े तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के डिसाइड कर लेगी कि वो जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा वो बाकी उम्मीदवार उसको सपोर्ट करें, पार्टी सपोर्ट करें और वो अपनी पार्टी के निशान पे लड़ ले। इस तरह का कोई मैकेनिज्म डिजाइन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेजॉरिटी लोग हैं और ये जितनी जमातें हैं, ये आपस में अगर मुद्दे मुकाबल होती भी हैं, जो हल्के से ये इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद फिर ये कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जाके, मैं समझता हूँ इतना इनके अंदर एक समझबूझ, एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आपस में लचक शो करके कोई थोड़ा बांट के चीजों को कि कोई थोड़ा आप ले लो, थोड़ा हम ले लें, मिल बांट के ये हुकूमत को चला लेंगे। क्योंकि इसमें इस मुल्क का भी फायदा है, आवाम का भी फायदा है। और जहां तक बात रह गई कि ये पीटीआई के हवाले से, देखें पीटीआई तो एक सियासी प्रोसेस की जमात नहीं थी, उसको खैर तन के बनाया गया था और जितने लोग उसमें शामिल किए गए थे। पीछे खान साहब ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा था कि मैंने जबरदस्ती की शादियां तो सुनी थी, जबरदस्ती की तलाकें नहीं सुनी। तो खान साहब को फिर मैंने जवाब दिया, मैं क्या खान साहब, जहां पे जबरदस्ती की शादियां हो उधर जबरदस्ती की तलाकें भी फिर वैसे ही होती हैं। तो जिन लोगों को जबरदस्ती से शादी करवाया जाए, तो खान साहब ने तो अपनी पार्टी मांगे तांगे के लोगों को, दो किस्म के लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। एक वो लोग थे जो इलेक्टेबल सो कॉल समझते थे अपने आप को और उनको किसी न किसी के कहने पे खान साहब ने शामिल किया। और वो अपॉर्चुनिस्ट क्लास थी, अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, उन्होंने अपने फायदा देखने के लिए आए। उससे पहले माजी में वो देखें वो कितनी पार्टियां तब्दील करके आए थे। और उसके बाद दूसरे लोग वो थे जो कि जिसने पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं देखा था, जिनके पास प्रॉपर्टी डीलिंग के थ्रू या और कारोबारों के थ्रू पैसा आ गया था और वो अपना मुआशरे में नाम बनाना चाहते थे और उनको पीटीआई का प्लेटफॉर्म एक मिला था जहां पे वो आके अपने एक नाम बना सकते थे। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं गुजर के आए थे, अब देखिए जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने एक एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा। उन्होंने माफीनामे लिखे, माफी तलाफी करवाई और उन्होंने कहा कि ये हमारे बाप दादा की तौबा हम नहीं करेंगे। ये वो क्लास के लोग थे। इनमें बहुत से जो तलाकें वाले हैं या शादियों वाले जबरदस्ती, वो अब आपकी जमात में भी आ रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में। तो आप तो फिर सबको वेलकम कर रहे हैं, किसी की जबरदस्ती किसी की तलाक हुई है नहीं हुई है, तो आपके दरवाजे पर सबके लिए खुले हैं पीटीआई से निकलने वालों के लिए। देखिए, अच्छी फैमिली के लोग भी तो होते हैं ना जिनकी डाइवोर्स हो जाती है, तो उनको फिर वेलकम करना चाहिए, उनका मजीद रिश्ते कराने चाहिए। हमारी पार्टी लीडरशिप तो ये समझती है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी बैकग्राउंड चेक करके इंडिविजुअल केसेस को केस टू केस बेसिस पे देखें कि जो लोग पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, जिनकी अच्छी फैमिलीज है, अच्छी उन्होंने कारकर्दगी की है और माजी में जिन जमातों में वो रहे हैं या पीटीआई में भी रहे और उन्होंने कोई इस तरह का अपना बिहेवियर या एटीट्यूड या अपनी अखलाकियात से गिरी बात नहीं की, तो उसको लीडरशिप ने समझा है कि इनको हमें शामिल कर लेना चाहिए। इसमें बुराई नहीं है। अगर आप उनको नहीं मौका देंगे तो वो फिर कहीं और जाएंगे और फिर कहीं और जाके भी एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने किसी ना किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन करना है। तो मैं समझता हूँ पंजाब में हमारी पार्टी ने उनको वेलकम किया और हमारी पार्टी ने हमेशा हर दौर में वेलकम किया। बीबी शहीद ने असगर खान साहब को माफी दे दी थी। तो इसमें तो ये लोग तो इस तरह नहीं है कि ये कोई
गलत लोग हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो सियासत का आगाज किया वो एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से किया जिसमें उनको वो चीजें, वो कदरें, वो अखलाकियात का वो उस तरीके से पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ वो एक पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, जो उन्होंने सीखा वो यहाँ पे शेयर करेंगे और पार्टी के अंदर आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कल्चर है उससे आप मजीद चीजें सीखेंगे। आपकी पार्टी की बात करें, सिंध में तो कराची से लेकर घोटकी और कश्मीर तक बल्दियात में सर फहरिस्त आपकी जमात रही है, लेकिन अब पंजाब में, क्योंकि आप पंजाब में भी हैं और खासतौर पर लाहौर जैसा बड़ा शहर, आप जिस शहर के आपके वालिद जो हैं वो भी उसको लीड करते रहे हैं, क्या अब लाहौर और पंजाब फिर जनूबी पंजाब क्या ऐसा कुछ सरप्राइज कर रहे हैं तैयार कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वापस अपना पंजाब के अंदर रिवाइव करे? देखिए, मैं तो कई दफा 12 दफा ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 88 में भी इलेक्शन हराया गया, 1990 में असगर खान केस पढ़ लें, 93 में भी इलेक्शन हराया गया, 97 में एक सीट भी नहीं दी गई, 2002 में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी से सिंगल पार्टी अपनी हुकूमत बनाती थी, लोगों को तोड़ के 10-11 लोगों को तोड़ के पैट्रियट बना के काफ लीग की हुकूमत बनाई गई एक वोट से। और 2008 में भी फिर बीबी की शहादत के बाद हमारी 2 ताई अक्सरियत थी, हमें नहीं दी गई। और जो 13 और 18 में हमारे साथ किया गया वो दुनिया के सामने। ये जो कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, आप पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी हर जगह जीतेगी, मेजॉरिटी में जीतेगी। और साउथ पंजाब में भी आप देखेगा कि पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, और सेंट्रल पंजाब और लाहौर सिटी के अंदर भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे, आने इलेक्शन में, कि बहुत बेहतर चीजें होंगी। और यहाँ पे हम सरप्राइज भी दे सकते हैं चंद सीटों पे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कम बैक करेगी, और सेंट्रल पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, साउथ पंजाब में। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारा ये इतना डिसेंट साइजेबल नंबर हो सकता है कि हमारे बगैर कोई हुकूमत ना बना सके, और अगर हमारे बगैर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है कि हम किसी अच्छी पोजीशन में भी कल को पंजाब के अंदर आ सकते हैं। तो कोई चीज वफाक में भी अगली हुकूमत, बहुत ज्यादा जो बातें हो रही हैं इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया पे, कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो सकती है, उसका नंबर आ सकता है, तो ऐसी क्या तैयारियां आपकी हैं कि वफाक में वजीर आजम की कुर्सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में हो? जी, मुझे ऐसा है, हम दुआ भी करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, लीडरशिप इस पे मेहनत भी कर रही है और लोगों के साथ अपना कनेक्टिविटी भी बढ़ा रही है। सिंध, बलोचिस्तान, कुछ केपीके, फिर साउथ पंजाब, फिर सेंट्रल पंजाब, ये अगर सारी सीटों को इकट्ठा किया जाए और पीपल्स पार्टी का एक इतना डिसेंट नंबर हो कि पीपल्स पार्टी वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाए, तो मैं समझता हूं कि ये टाइम आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। और ये चीजें तो नजर आ रही हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस क़यादत और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल इकट्ठी है, और वो समझती है कि पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से अपने कुछ अरसे के अंदर सिंध के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में और बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया है, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है, स्पोर्ट्स में, टूरिज्म में, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में फेडरल गवर्नमेंट में आती है तो हम पूरे मुल्क के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, और चीजों को, और बहुत सारे सेक्टर्स में हम बहुत ज्यादा बेहतरी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ही इज यंग, एनर्जेटिक, विजनरी और पढ़े लिखे आदमी है, और समझते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, चीजों को समझते हैं। दुनिया के अंदर जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, दुनिया की जितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आईटी टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो इन चीजों को समझते हैं। और हमें ऐसा ही शख्स चाहिए जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को भी समझता हो, ग्रास रूट पे लोगों के मसाइल को भी समझ, गरीबों के मसाइल को समझता हो, और दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को भी समझता हो। ऐसा ही आदमी चाहिए, ऐसा ही लीडर चाहिए जो पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता है इस वक्त। अच्छा, दूसरी जानिब जरदारी साहब के लाहौर में बड़े डेरे हो रहे हैं, आपके शहर में कुछ जलसे वलसे की भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, तो क्या लाहौर में ऐसा क्यों इतने एक्टिव आप हो रहे हैं? क्या खास है कि इलेक्शन की तैयारी, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने कर ली है, या कोई और नाम है जो आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं?
देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत सोच रही है कि इनको कैसे कब ज्वाइन कराना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में आए हैं, उनका अपना शहर है, पीपल्स पार्टी लाहौर में बनी थी और पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की 70वीं सालगिरह आ रही है, तो उसके हवाले से एक जो है कट करना चाह रही है, तो वो अभी उसमें डिसाइड कर रही है। लाहौर की तंजीम उसके ऊपर लाहौर के प्रेसिडेंट मुशावरत कर रहे हैं लोगों से कि कहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी होगी और कट भी करना है और लोगों को इकट्ठा भी करना है ताकि लोग खुशी खुशी आ भी जाएं और शहर के लोगों को तंगी भी ना हो। तो इसके ऊपर सारा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा कि किस वेन्यू के ऊपर होना है और चीजें बेहतर क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। और पीपल्स पार्टी बहुत सारे जो लोग घरों में बैठे हैं उनके साथ भी राब्ता करके उनको भी इन्वाइट कर रही है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीपल्स पार्टी उभर के सामने आने वाली जमात है और पुराने तमाम राब्ते जो है बहाल कर रही है। और पीपल्स पार्टी पंजाब जुल्फिकार साहब, पंजाब की हद तक अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा तकसीम नजर आ रही है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालिया बल्दियाती इलेक्शन का जो रिजल्ट दिया, कराची में जो रिजल्ट दिया, उससे तो लग रहा है पीपल्स पार्टी यहां बहुत मजबूत हो रही है। लेकिन पंजाब तकसीम दर तकसीम, पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है, मुस्लिम लीग काफ और दोबारा से बढ़चोड़ कर रही है, लोगों को शामिल कर रही है, जहांगीर तरीन साहब को एक अलग से ग्रुप हो रहा है, पीटीआई के जो छोड़ने वाले वो अलग से एक अपनी कुछ चीजें चल रही हैं, बची कुछ पीटीआई भी काम कर रही है, नून लीग भी है। तो ये अगला जो इलेक्शन और अगली जो चीजें हैं, तो क्या पंजाब फिर बहुत कोई तकसीम दर तकसीम में नजर आ रहा है, कोई हंग पार्लियामेंट होगी जो पंजाब में नजर आएगी? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, अपना राब्ता बढ़ाने के लिए लोगों से राब्ता कर रही है, ये उनका पॉलिटिकल राइट है। चूंकि काफ लीग के अंदर भी काफी गुंजाइश है और पीपल्स पार्टी की भी काफी सारी सीटों के ऊपर गुंजाइश थी, तो वो जहां जहां गुंजाइश निकलती थी पीपल्स पार्टी उन सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को इनवाइट भी किया है, ज्वाइन भी कराया है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे जहांगीर तरीन साहब कोई एक्टिविटी करे तो वो सारी एक्टिविटी अपनी पीटीआई के लोगों के ऊपर कर रहे हैं। इससे ना पीपल्स पार्टी को कोई फर्क पड़ता है, ना पीएमएलएन को, ना काफ लीग को। काफ लीग जो एक्टिविटी कर रही है उससे पीपल्स पार्टी को और किसी और को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हर जमात ने अपनी एक्टिविटी, अपना मैनिफेस्टो, अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करना है और हर बंदे ने अपनी कैलकुलेशन करके जो अपनी सियासत का, फ्यूचर की सियासत का रुख मुतय्यन करना है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कर रही है, क्योंकि नून लीग में पहले ही सारे हैं और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अपने टिकट होल्डर्स के साथ राब्ते में। हाँ, कोई नया शख्स आता है, कोई नई चेंजेस आती है तो उसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है, सोचा जा सकता है कि कैसे होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार बद्र साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आप देखना ये है कि पंजाब के अंदर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक्टिव हो रही है, दीगर नए ग्रुप्स जो हैं वो नई जमातों की सूरत में सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साबिका पार्लियामान थी पंजाब की असम्बली, उसके अंदर दोनों बड़ी जमातें थी। अब उनका हिस्सा क्या रहता है बकदर जुस्सा, और बाकी जो जमातें रिवाइव कर रही हैं वो सूरत हाल अगले इलेक्शन में और अगले सेटअप में किस जानिब लेकर जाते हैं। नाज़रीन, मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।